दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की सिंगल वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के टॉप 40 एमसीक्यू क्वेश्चन समझने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या इंटरव्यू के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं वन बाय वन हर एक क्वेश्चन को आपसे पूछूंगा, उसमें आपको टाइम दूंगा कि आप उस क्वेश्चन को आंसर भी कर सकते हो और उसके बाद उसका आंसर मैं खुद भी आपको बताऊंगा। तो एक बात तो क्लियर है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें। और अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें इसकी काफी ज्यादा जरूरत है, जैसे कि कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर कोई इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा हो, तो उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। तो उन लोगों तक इस वीडियो को आप जरूर शेयर करें। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फंक्शन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यूज इन एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो हमारी वैल्यूज होती हैं, अलग अलग सेल्स के अंदर हम अलग अलग वैल्यूज लिखते हैं, उन्हें जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? ऐड यूज किया जाता है, सम यूज किया जाता है, प्लस का यूज किया जाता है या टोटल का यूज किया जाता है? इन चारों फंक्शंस में से कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है किसी वैल्यू को जोड़ने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सम का यूज किया जाता है, यानी आंसर बी हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है कि सम का यूज किया जाता है वैल्यूज को जोड़ने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें है, विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट डेट इन एक्सेल। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काम कर रहे हो और आपको करंट डेट पता करनी है, यानी जिस डेट में आप काम कर रहे हो उसी डेट को आपको पता करना है, तो किस फॉर्मूला की मदद से आप करंट डेट को निकाल सकते हो? इन चारों में से कौन सा फंक्शन है जिसकी मदद से आप करंट डेट निकाल सकते हो? टुडे, नाउ, डेट या करंट डेट? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा टुडे। अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आप यूज कर रहे हो और आपके कंप्यूटर में आज की डेट सेट है, यानी आपका कंप्यूटर अपडेटेड है, तो आप टुडे का फॉर्मूला लगा के करंट डेट को निकाल सकते हो। अब इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जहां पे लिखा गया है, विच फंक्शन फाइंड्स द लार्जेस्ट नंबर इन ए रेंज। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किसी रेंज में काम कर रहे हैं, जैसे हम एक कॉलम में काम कर रहे हैं या रो में काम कर रहे हैं, हम लोगों ने मल्टीपल वैल्यूज लिखी हुई हैं और अब हमें पता करना है कि सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है। क्या पता करना है? सबसे हाईएस्ट नंबर। तो उस कंडीशन के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? हमें बिग फॉर्मूला लगाना चाहिए, लार्ज लगाना चाहिए, मैक्स लगाना चाहिए या टॉप फॉर्मूला लगाना चाहिए? इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला है जिससे आप सबसे बड़ा नंबर पता कर सकते हो? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मैक्स, कि आप मैक्स फॉर्मूला की मदद से सबसे लार्जेस्ट नंबर ढूंढ के निकाल सकते हो। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा फंक्शन है, यानी विच फंक्शन फाइंड्स द स्मॉलेस्ट नंबर इन ए रेंज। किसी रेंज में से सबसे छोटा नंबर ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? स्मॉल यूज किया जाता है, मिन यूज किया जाता है, लो यूज किया जाता है, लीस्ट यूज किया जाता है? ऐसा कौन सा फंक्शन है जिससे आप सबसे छोटा नंबर फाइंड आउट कर सकते हो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा कि हम मिन फॉर्मूला की मदद से सबसे लोएस्ट नंबर यानी सबसे छोटा नंबर निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, जहां पे लिखा हुआ है, विच फंक्शन काउंट सेल्स कंटेनिंग नंबर्स। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसकी मदद से हमारी सेल्स में कितने नंबर्स लिखे हुए हैं उनको निकाला जा सकता है? जिससे काउंटा फंक्शन है, काउंट फंक्शन है, काउंटिव फंक्शन है, काउंट नम फंक्शन है, यानी कोई रेंज में कितने नंबर्स वैल्यू लिखी हुई हैं उनको निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि बी, काउंट। काउंट की मदद से आप किसी रेंज में अवेलेबल नंबर वैल्यूज को पता कर सकते हो कि इतनी सेल्स में नंबर वैल्यू लिखी गई हैं। ठीक है, अगर जैसे हमारे पास एक रेंज होती है, हमारे हमने वहां लिखा है 1 2, कुछ भी लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे कितनी सेल्स हो गई है? 2 सेल्स। तो ऐसे ही हम किस चीज के पता कर सकते हैं? हम पता कर सकते हैं काउंट फंक्शन की मदद से। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन काउंट सेल कंटेनिंग एनी डेटा। ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी मदद से हमारे सेल में कुछ भी लिखा हुआ हो, बस लिखा हुआ होना चाहिए, हमें वो पता करना होता है। तो कौन से फंक्शन से हम पता कर सकते हैं? हम काउंट ऑल से पता कर सकते हैं, या काउंट ए से पता कर सकते हैं, या काउंट इफ से पता कर सकते हैं, या काउंट से पता कर सकते हैं? इन चारों में से कौन सा फंक्शन है जिसके थ्रू आप किसी रेंज में अवेलेबल वैल्यू, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो नंबर हो, कुछ भी लिखा हुआ हो, टोटल वैल्यू आपको निकालनी है,
उसके लिए फंक्शन लगाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा काउंटा। यानी काउंटा की मदद से आप किसी रेंज में अवेलेबल वैल्यूज को ढूंढ कर निकाल सकते हो कि इतनी वैल्यूज इसमें लिखी गई हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है विच फंक्शन रिटर्न्स द एवरेज ऑफ वैल्यूज इन ए रेंज। अगर आपने कोई रेंज ली हुई है, चाहे वो रेंज वर्टिकल फॉर्मेट में हो, चाहे वो रेंज हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हो, अब उस रेंज में ये पूछ रहा है कि आपने कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे, तो उनकी एवरेज निकालने के लिए क्या यूज कर सकते हो आप? एवरेज यूज करोगे, एवीजी यूज करोगे, या मीन यूज करोगे, या मीडियन यूज करोगे। इन चारों में से कौन सा फंक्शन होगा जिसकी मदद से किसी रेंज में से आप एवरेज निकाल सकते हो? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरेज। यानी एवरेज फंक्शन के थ्रू आप एवरेज निकाल सकते हो किसी भी रेंज से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विच फंक्शन जॉइंस टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल्स। अगर हमने अलग अलग सेल्स में अलग अलग टेक्स्ट लिखा हुआ हो और हमें उन टेक्सेस को जोड़ना है, तो किस फंक्शन के थ्रू हम लोग जोड़ सकते हैं? सपोज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मोहित, ठीक है, मोहित वर्ड लिखा हुआ है। ऐसे ही मान लो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ भी लिखा हो सपोज, अब हमें इस सेल में दोनों को जोड़कर इकट्ठा करना है। यहाँ मोहित लिखा हुआ है, यहाँ सिंह लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ के हमें मोहित सिंह करना है। तो किस फंक्शन के थ्रू हम ये चीज कर सकते हैं? कॉन्केटिनेट से कर सकते हैं, कंबाइन से कर सकते हैं, मर्ज से कर सकते हैं, ज्वाइन से कर सकते हैं। इन चारों में से कौन सा फंक्शन है जिससे हम लोग ये चीज कर सकते हैं? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि सबके सब जो ऑप्शन इसमें है वो सिमिलर सिमिलर से लग रहे हैं। पर जिसने एक्सेल यूज किया है, जिसने ये फंक्शन यूज किया है, वो तो बता ही सकता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्केटिनेट। यानी कि हम लोग कॉन्केटिनेट फंक्शन लगा के मल्टीपल टेक्स्ट को एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलिए बढ़ते हैं नाइन्थ क्वेश्चन की तरफ, जहां लिखा हुआ है विच फंक्शन रिमूव्स एक्स्ट्रा स्पेसेस फ्रॉम टेक्स्ट। अगर हमने कुछ लिखा हुआ हो और उसमें हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा हो, तो उस एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? वो फंक्शन क्लीन यूज किया जाता है, रिमूव यूज किया जाता है, ट्रिम फंक्शन यूज किया जाता है, या स्पेस फंक्शन यूज किया जाता है? इन चारों में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है? क्लीन फंक्शन, रिमूव फंक्शन, ट्रिम फंक्शन, या स्पेस फंक्शन? तो इन चारों में से हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ट्रिम फंक्शन। यानी कि ट्रिम फंक्शन के थ्रू आप किसी भी टेक्स्ट में अगर एक्स्ट्रा स्पेस एड ऑन हो रहा है, उस स्पेस को आप रिमूव कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि विच फंक्शन रिटर्न्स द लेंथ ऑफ ए टेक्स्ट स्ट्रिंग। कि अगर आपने कुछ लिखा हुआ है, सपोज ये लिखा हुआ है लेंथ, ठीक है, इसमें LENGTH, इनको मिलाकर टोटल कितने कैरेक्टर्स हो रहे हैं? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे निकाला जा सकता है? तो क्या वो लेंथ का फॉर्मूला है, क्या वो लेन का फंक्शन है, या वो है काउंट कैर का फंक्शन, या वो है टेक्स्ट लेन का फंक्शन? इन चारों में से कौन सा फंक्शन है जिससे आप किसी सेल में अवेलेबल टेक्स्ट लेंथ को पता कर सकते हो? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेन, LEN। LEN जो होता है वो किसी टेक्स्ट के लेंथ को निकालने के लिए यूज किया जाता है। यानी किसी रेंज में कितने कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो आप लेंथ फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हो। तो आई होप गाइज आपको 10 क्वेश्चन जो मैंने अभी तक करवाए हैं ये तो क्लियर हो गए होंगे। अब इन 10 क्वेश्चंस में से आपने कितने ट्रू किए हैं इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक है। हर 10 क्वेश्चन के बाद आप अपना आंसर बताइए कि 10 में से आपने इतने क्वेश्चंस ठीक कर लिए हैं। ये कमेंट आप जरूर कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। नेक्स्ट टाइम फिर मैं आपके लिए ज्यादा क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करके लेके आऊंगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है कि विच फंक्शन लुक्स अप ए वैल्यू इन अ वर्टिकल टेबल। यानी कि अगर हमारे पास कोई डेटा है, वर्टिकल क्या होता है? वर्टिकल होते हैं कॉलम्स, यानी जो इस फॉर्मेट में होता है। एक्सेल शीट तो देखी होगी आपने, एक्सेल शीट में जो इस वे में होता है उन्हें हम कहते हैं कॉलम्स। क्या कहेंगे? कॉलम्स। यानी ये वर्टिकल फॉर्मेट है, ठीक है, दिस इज वर्टिकल फॉर्मेट। तो किसी डेटा में से अगर वर्टिकल फॉर्मेट में हम लोगों को डेटा ढूंढना होता है, तो कौन से फंक्शन का यूज किया जाता है? यानी वर्टिकली किसी डेटा में से डेटा को ढूंढने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है? एच लुकअप यूज किया जाता है, लुकअप यूज किया जाता है, वी लुकअप यूज किया जाता है, या सर्च यूज किया जाता है? अगर किसी रेंज में हमने वैल्यूज लिखी हुई हैं और वर्टिकली यानी कॉलम बेसिस पे, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5,
कॉलम 6, इसी तरह से और कंटिन्यू हमारे पास कॉलम्स हो सकते हैं। तो इसके बेसिस पे अगर आपको आंसर ढूंढना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। तो इसके लिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि हम लोग वी लुकअप को यूज कर सकते हैं। अब वी लुकअप का पूरा नाम होता है वर्टिकल लुकअप। तो वी लुकअप से आप वर्टिकली किसी भी डेटा को ढूंढ सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन लुक्स अप ए वैल्यू इन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। यानी अगर हमारे पास कोई डेटा है हॉरिजॉन्टल वे में और हमें उसमें से डेटा को ढूंढना होगा, तो इसलिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना होगा। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि अगर हम लोग वर्टिकल डेटा ढूंढने के लिए वी लुकअप को यूज कर रहे थे, तो हम लोग इसमें हॉरिजॉन्टल डेटा को ढूंढने के लिए इन चारों में से कौन सा फंक्शन यूज करेंगे। ऑब्वियसली हम लोग इसमें एच लुकअप का यूज करेंगे, जहां पे एच लुकअप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप, जो कि रो बेसिस पे काम करता है। ओके, तो इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पे, विच फंक्शन रिटर्न्स द सेल रेफरेंस एज ए टेक्स्ट। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेल में काम करेंगे तो ये उसका जो सेल रेफरेंस है वो एज ए टेक्स्ट शो करेगा। ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसके थ्रू ये फंक्शन कंप्लीट हो सकता है। क्या वो सेल है, एड्रेस से होगा, रेफरेंस से होगा या रेफ से होगा। विच फंक्शन रिटर्न्स द सेल रेफरेंस एज टेक्स्ट। कौन सा फंक्शन सेल रेफरेंस को एज ए टेक्स्ट शो करता है। इन सब में से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा एड्रेस। ठीक है, एड्रेस के थ्रू आपका जो सेल रेफरेंस है वो एज ए टेक्स्ट हमको शो होता है। ओके, हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच फंक्शन रिटर्न्स द रो नंबर ऑफ ए सेल। इन चारों में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिससे आप किसी सेल का रो नंबर पता कर सकते हो। रो की मदद से, कॉलम की मदद से, इंडेक्स की मदद से या फिर रो नंबर की मदद से। इन चारों में से कौन सा फंक्शन यूज किया जा सकता है किसी सेल के रो नंबर को निकालने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रो। यानी पहला आंसर करेक्ट होगा कि रो से हम लोग पता कर सकते हैं कि किसी सेल का रो नंबर क्या होने वाला है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पे लिखा हुआ है विच फंक्शन रिटर्न्स द कॉलम नंबर ऑफ ए सेल। अगर हमें किसी सेल का कॉलम नंबर पता करना हो तो इन चारों में से कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। क्या वो COL यूज किया जाता है, या वो कॉलम यूज किया जाता है, या वो इंडेक्स यूज किया जाता है, या किया जाता है कॉल नम। इन चारों में से कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है किसी सेल का कॉलम नंबर निकालने के लिए। COL, कॉलम, इंडेक्स या कॉल नम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कॉलम। कॉलम फंक्शन यूज किया जाता है किसी सेल का कॉलम नंबर निकालने के लिए। अब अगला क्वेश्चन है, विच फंक्शन रिटर्न्स द करंट डेट एंड टाइम। अगर आप किसी डेटा में काम कर रहे हो और आपको करंट डेट और करंट टाइम पता करना है, तो उसके लिए आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे। टुडे यूज करोगे, नाउ यूज करोगे, डेट का यूज करोगे या टाइम का यूज करोगे। क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि किसी एक्सेल शीट में आपको अगर आज की डेट और टाइम पता करना है तो आप कौन सा फंक्शन यूज करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नाउ का फंक्शन। जो टुडे का फंक्शन होता है वो आज की डेट देता है, बट जो नाउ का फंक्शन होता है वो डेट और टाइम दोनों चीज प्रोवाइड करता है जिस टाइम पे आप एक्सेल शीट में काम कर रहे होते हैं। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ द वीक फ्रॉम ए डेट। तो इस फंक्शन में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हमें किसी डेट में से वीक डे निकालना हो किसी डेट का, तो हम कैसे निकालेंगे। वो डे से निकलेगा, वीक डे से निकलेगा, डेटेड इफ से निकलेगा या डेट पार्ट से निकलेगा। विच फंक्शन रिटर्न्स द डे ऑफ द वीक फ्रॉम अ डेट। एक डेट में से किसी डे का वीक डे कैसे पता किया जा सकता है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वीक डे का फॉर्मूला होता है जिससे आप किसी डे का वीक डे पता कर सकते हो। अगर आपके पास कोई डेट रेंज है और उसमें से कोई डेट आप निकाल रहे हो और उस डेट का आपको वीक डे पता करना हो, तो वीक डे फंक्शन होता है जिससे कि आप ये आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स द मंथ फ्रॉम ए डेट। किसी डेट में से आपको अगर मंथ अलग करना होता है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। मंथ फॉर्मूला लगाओगे, डेट लगाओगे, गेट मंथ लगाओगे और डे लगाओगे। इन चारों में से आप कौन सा फंक्शन लगा सकते हो किसी डेटा में से मंथ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि मंथ फंक्शन से हम लोग किसी भी डेटा में से मंथ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां लिखा हुआ है विच फंक्शन एक्सट्रैक्ट्स द ईयर फ्रॉम ए डेट। किसी डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इन चारों में से कौन सा यूज किया जाता है। ईयर, डेट, गेट ईयर या ईयर डेट। थोड़ा सोच समझ के आंसर देना कि किसी डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है। ईयर को, डेट को, गेट ईयर को
या ईयर डेट को, तो इसका राइट फंक्शन होगा ईयर। जिस तरह से मंथ को आप निकाल सकते हो मंथ के फॉर्मूला से, उसी तरीके से आप ईयर को निकाल सकते हो ईयर फॉर्मूला की मदद से। अब यहाँ लिखा हुआ है विच फंक्शन चेक्स इफ ए कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला है, टेस्ट फॉर्मूला, इफ फॉर्मूला, लॉजिकल फॉर्मूला या चेक फॉर्मूला, जो किसी रेंज में या किसी भी डेटा में कंडीशन को चेक करता है कि वो कंडीशन ट्रू होने वाली है या वो कंडीशन फॉल्स होने वाली है। यानी कि इन चारों में से कौन सा फॉर्मूला है जो ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग डेटा को पता करेगा। क्या वो टेस्ट है, क्या वो इफ है, लॉजिकल है या चेक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला एक्सेल के अंदर काफी ज्यादा यूज होता है और वो ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे काम करता है। अगर हम आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है हमारा विच फंक्शन रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। ये कह रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसकी मदद से हम डेटा में से सभी आर्ग्यूमेंट्स को ट्रू है ये चेक कर सकते हैं। और फंक्शन से, एंड फंक्शन से, ट्रू फंक्शन से या चेक फंक्शन से। चारों में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिससे हम ये पता कर सकते हैं किसी रेंज में से कि सारी कंडीशंस ट्रू हैं। तो वो फॉर्मूला होगा एंड का। एंड का फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है जिसको आप इफ के साथ भी यूज कर सकते हो या सिंगुलरली भी यूज कर सकते हो, और ये तभी ट्रू आंसर दिखाता है जब सारी आर्ग्यूमेंट्स हमारी ट्रू होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जहां लिखा हुआ है विच फंक्शन रिटर्न्स इफ एनी आर्ग्यूमेंट इज ट्रू। अब इन चारों में से कौन सा फंक्शन है जो पूरी रेंज में से किसी भी आर्ग्यूमेंट के ट्रू होने पर ट्रू आंसर दिखाएगा, यानी किसी भी आर्ग्यूमेंट के मैच होने पर ट्रू आंसर दिखाएगा। और फंक्शन, एंड फंक्शन, ट्रू फंक्शन या चेक फंक्शन। अगर आप कोई भी रेंज में काम कर रहे हो और उनमें से कोई भी वैल्यू आपके आर्ग्यूमेंट को मैच होती है तो आपका आंसर ट्रू निकलेगा। और की मदद से, एंड की मदद से, ट्रू की मदद से या चेक की मदद से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि और फंक्शन की मदद से हमारा जो आंसर होता है, अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट मैच करता है तो ट्रू आंसर निकालेगा। ओके, तो इसके लिए आप लगाओगे और फंक्शन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां पे लिखा है व्हाट इज द शॉर्टकट टू सेव अ वर्कबुक। किसी वर्कबुक को सेव करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की जाती है, कंट्रोल एन, कंट्रोल एस, कंट्रोल डब्ल्यू या कंट्रोल पी। इन चारों में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, इन चारों में से ऐसा कौन सा शॉर्टकट की है जिससे आप किसी फाइल को सेव कर सकते हो, कंट्रोल एन से, एस से, डब्ल्यू से या पी से। आई होप आप लोगों को ये पता ही होगा कि इसका करेक्ट आंसर कंट्रोल एस होने वाला है, क्योंकि आप मोस्टली इसी का यूज करते हो। यानी कंट्रोल एस से आप किसी भी डेटा को सेव कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक। अगर आपको एक नई वर्कबुक बनानी है तो आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करोगे, कंट्रोल एन, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल शिफ्ट एन या फिर ऑल्ट प्लस एन। इन चारों में से कौन सी शॉर्टकट की आप यूज करोगे जब आपको एक नई वर्कबुक क्रिएट करनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर बहुत सिंपल है, इसका करेक्ट आंसर होगा कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से आप किसी भी सिस्टम में अगर एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो एक नई वर्कबुक को इंसर्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू क्लोज ए वर्कबुक। अगर हमें एक्सेल पे काम कर रहे हैं और हमें उस वर्कबुक को क्लोज करना है जिस वर्कबुक पे हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाएगी, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल क्यू, ऑल्ट प्लस F4 या कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। क्वेश्चन को ध्यान से समझना कि व्हाट इज द शॉर्टकट टू क्लोज ए वर्कबुक। किसी वर्कबुक को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल क्यू, ऑल्ट प्लस F4 या फिर कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंट्रोल डब्ल्यू। अब कंट्रोल डब्ल्यू इसलिए होगा क्योंकि जब हम एक्सेल फाइल खोलते हैं तो हो सकता है हमने मल्टीपल वर्कबुक खोली हुई हो, हम किसी एक वर्कबुक को क्लोज करना चाह रहे हैं तो हम कंट्रोल डब्ल्यू करते हैं। हो सकता है कि काफी सारे लोग ऑल्ट प्लस F4 सोच रहे हों, पर ऑल्ट प्लस F4 जो होता है वो कंप्लीट पूरी फाइल को क्लोज करने के लिए किया जाता है, एक्सेल फाइल को। बट कंट्रोल डब्ल्यू से एक्सेल फाइल क्लोज नहीं होती है, उससे सिर्फ वर्कबुक क्लोज होती है। वर्कबुक क्लोज होने के बाद एक्सेल की फाइल रिमेनिंग रह जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है व्हाट इज द शॉर्टकट टू अंडू द लास्ट एक्शन। अगर आप एक्सेल शीट पर कोई भी काम कर रहे हो और आपने कुछ काम किया और उस काम में जो आपने लास्ट एक्शन अप्लाई किया था, अब उस लास्ट एक्शन को आप हटाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की आप प्रेस करेंगे। आप प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस यू या कंट्रोल प्लस एक्स। अगर आप किसी फाइल में काम कर रहे हैं और आपने कुछ अटेम्प्ट किया है काम
और अब उस अटेम्प्ट को आप हटाना चाह रहे हैं, उससे एक स्टेप आप पीछे लेना चाह रहे हैं, बैक होना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? तो बहुत कॉमन शॉर्टकट की है कंट्रोल+Z। कंट्रोल+Z से अंडू होता है, तो अंडू करने के लिए ही कंट्रोल Z को यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहां लिखा हुआ है व्हाट इज द शॉर्टकट टू रीडू एन एक्शन। तो अगर हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं एक्सेल शीट पे और हमें किसी एक्शन को रिपीट करवाना हो, तो इन चारों में से हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, कंट्रोल R या कंट्रोल+Shift+Z। इन चारों में से कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है किसी भी एक्शन को रिपीट करने के लिए? तो सिंपल है, जिस तरह से कंट्रोल Z से अंडू करते थे, उसी तरीके से कंट्रोल Y से हम लोग रीडू कर सकते हैं। ठीक है, तो रीडू किया जा सकता है कंट्रोल Y की मदद से। अब हम बात करते हैं विच चार्ट टाइप इज बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। तो ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा चार्ट का टाइप है जो कि टाइम बेसिस के अकॉर्डिंग बेस्ट ट्रेंड शो कर सकता है? पाई चार्ट से क्या ये शो कर सकते हैं? लाइन चार्ट से क्या ये शो कर सकते हैं? बार से कर सकते हैं या एरिया से कर सकते हैं? टाइम के बेसिस पे अगर हम लोगों को ट्रेंड को सबसे बेस्ट तरीके से दिखाना है, तो कौन सा फंक्शन यूज होगा? अगर आपने चार्ट यूज किए हैं तो बता सकते हैं आप कि पाई यूज होगा, लाइन यूज होगा, बार यूज होगा या एरिया यूज होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि लाइन चार्ट। लाइन चार्ट हमेशा टाइम लाइन के बेसिस पे काम करता है। आपने देखा होगा कभी लाइन ऐसे जाती है, तो कभी ऐसे आती है, कभी ऐसे जाती है, कभी ऐसे ऐसे, ये आपकी रिपोर्ट को शो करती है कि किस टाइम में कैसी रिपोर्ट हो रही है। तो आपने इस तरह से ग्रोथ रिपोर्ट देखी होंगी, जब आपने चार्ट्स बनाए होंगे, इस तरह से ग्रोथ रिपोर्ट बन के आती हैं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपको बेस्ट ट्रेंड्स दिखाने हैं तो। अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विच चार्ट टाइप शोज बेस्ट डेटा फॉर परसेंटेजेस। अगर हमारे पास कोई भी डेटा परसेंटेज फॉर्मेट में होता है, तो उसके लिए कौन सा ऐसा चार्ट है जो सबसे बेस्ट वेज दिखा सकता है? कॉलम चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट या स्कैटर चार्ट? इन चार चार्ट्स में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसे हम बेस्ट चार्ट शो कर सकते हैं अगर हमारे पास डेटा परसेंटेज के बेसिस पे होता है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ये वाला। आपने देखा होगा इस तरीके के चार्ट्स होते हैं ना हमारे पास, और कुछ इस तरह से हम परसेंटेज दिखाते हैं कि कोई एरिया इधर को बन रहा है ऐसे, तो कुछ एरिया हमारे पास इधर को बन रहा होता है, कुछ इधर को बन रहा होता है। और इस तरीके के चार्ट्स को क्या कहा जाता है? इस तरीके के चार्ट को कहा जाता है पाई चार्ट। ठीक है, क्या कहा जाता है? पाई चार्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाई चार्ट। तो पाई चार्ट बेस्ट होता है कभी भी परसेंटेज के अकॉर्डिंग के डेटा को बेस्ट वे में शो करने के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जहां लिखा गया है विच चार्ट टाइप्स इज यूज्ड टू कंपेयर वैल्यूज बिटवीन कैटेगरीज। अगर हमारे पास डेटा कैटेगरीज के बेसिस पे हो, सपोज दैट हमारे पास कैटेगरी है ए, हमारे पास कैटेगरी है बी, हमारे पास कैटेगरी है सी और हमारे पास कैटेगरी है डी, या इसी तरह से और भी हो सकती हैं। तो इन डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में अगर हम लोगों को डेटा को बेस्ट व्यू में कंपेयर करना होता है, तो कौन सा फंक्शन हमें यूज करना चाहिए? बार चार्ट, लाइन चार्ट, स्कैटर चार्ट या एरिया चार्ट? तो इन चार्ट्स में से हम लोग कौन सा ऑप्शन यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हम लोग बार चार्ट को यूज कर सकते हैं। कभी आपने देखा होगा इस तरीके से चार्ट्स होते हैं जहां पर हमारे पास इस तरह के अलग अलग बार बने होते हैं। सपोज इस तरीके का बार होता है, या इस तरीके का बार होता है, या फिर इस तरीके के बार्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं बार चार्ट। तो ये वो वे है जिसकी मदद से आप बेस्ट वे शो कर सकते हो जब आपको कंपैरिजन करना होता है डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, जहां लिखा है विच फीचर अलाउ फिल्टरिंग डेटा बेस्ड ऑन कंडीशंस। इन चारों में से कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद से हम कंडीशन के बेसिस पे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं? शॉर्ट की मदद से, फिल्टर की मदद से, सर्च की मदद से या डेटा वैलिडेशन की मदद से? चारों में से कौन सा फंक्शन है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डेटा को फिल्टर करने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिल्टर। फिल्टर की मदद से हम कंडीशंस के बेसिस पे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। जहाँ पे टेक्स्ट का फिल्टर लग जाता है, जहाँ पे कलर का फिल्टर लग जाता है, नंबर का फिल्टर लग जाता है, यानी हम डेटा को फिल्टराइज कर सकते हैं फिल्टर फंक्शन की मदद से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर अरेंजेस डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इन चारों में से कौन सा वो फंक्शन है जिससे हम लोग अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं? शॉर्ट, फिल्टर, ऑर्डर या अरेंज? इन चारों में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिससे हम अपने डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में असाइन कर सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो होगा शॉर्ट।
कि सॉर्ट की मदद से आप डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग के फॉर्मेट में भी असेट कर सकते हो या लोवेस्ट टू हाईएस्ट भी शो कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है विच फीचर समराइजेस डेटा इन अ टेबल फॉर्मेट। इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिससे हम अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में समराइज कर सकते हैं? समराइज टेबल, डेटा टेबल, पिवॉट टेबल या लुकअप टेबल। इन चारों में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जिससे हम अपने डेटा को टेबल फॉर्मेट में समराइज कर सकते हैं, यानी समझ सकते हैं इजी वे में? समराइज टेबल, डेटा टेबल, पिवॉट टेबल या लुकअप टेबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पिवॉट टेबल। पिवॉट टेबल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक ऐसा टूल है जिससे आप बहुत आसान तरीके से किसी भी डेटा को एनालाइज कर सकते हो, समराइज कर सकते हो और डेटा रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हो। अब इसी के साथ हम बात करते हैं हमारे 34th क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है विच फीचर रेस्ट्रिक्ट्स द टाइप ऑफ डेटा एंटर्ड इनटू अ सेल। इन चारों में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो रेस्ट्रिक्शन अप्लाई करता है किसी सेल में कि इसी तरीके का डेटा इसमें एंटर किया जाएगा? जैसे अगर कोई बॉक्स होता है तो इस बॉक्स में इसी तरीके का डेटा एंटर किया जा सकता है। ये लिमिटेशन, ये रेस्ट्रिक्शन कौन लगा सकता है? डेटा वैलिडेशन, फिल्टर, शॉर्ट या प्रोटेक्शन। इन चारों में से कौन सा फंक्शन है जिससे डेटा पे रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है? डेटा वैलिडेशन, शॉर्ट, फिल्टर या प्रोटेक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन की मदद से आप अपने डेटा को वैलिडेट कर सकते हो कि इसी तरीके का डेटा इस सेल में एंटर किया जा सकता है, बाकी तरीके का डेटा एंटर नहीं किया जा सकता। अब वो डेटा को क्लासिफाई करके आप बता सकते हो डेटा वैलिडेशन की मदद से। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच फीचर कीप्स रो एंड कॉलम लेबल्स विजिबल व्हेन स्क्रोलिंग। ये कह रहा है कि इन चारों में से ऐसा कौन सा फंक्शन है जो हमें किसी भी सेल को विजिबल रखता है जब हम डेटा को स्क्रॉल भी कर रहे होते हैं। तो अगर हम किसी डेटा को स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में इन चारों में से कौन सा फंक्शन है जो हमारे डेटा को फिर भी विजिबल रखता है? फ्रीज पेन्स, स्प्लिट्स, लॉक या एंकर। इन चारों में से कौन सा फंक्शन है जिसे हम स्क्रॉल करते वक्त यूज करते हैं? इसका करेक्ट आंसर है फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स एक ऐसा फंक्शन है जो कि किसी सेल में किसी एरिया को फ्रीज कर सकता है। ठीक है, फ्रीज करने से क्या होता है, ना ही आपका ये वाला जो डेटा होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ होता है वो स्क्रॉल होता है, और ना ही ये वाला जो डेटा होता है जो यहाँ लिखा होता है वो स्क्रॉल होता है। यानी किसी पर्टिकुलर लोकेशन को आप फ्रीज कर सकते हो जिससे कि वो मूवमेंट ना हो। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां लिखा है व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर एक्सेल 2016 प्लस वर्कबुक्स। यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 2016 के वर्जन या उससे जो अपग्रेडेड वर्जन है उनमें कौन सा एक्सटेंशन यूज किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को सेव करने के लिए? डॉट एक्स एल एक्स या डॉट एक्स एल एस एक्स या डॉट एक्स एल एस एम या डॉट सी एस वी। जब आप किसी फाइल को सेव करते हो तो आप फाइल का नाम रखते हो। सपोज मैं किसी फाइल को सेव करूंगा मोहित के नाम से, तो एक्सेल के अंदर जब फाइल को सेव करूंगा तो उसके पीछे डॉट लगा के क्या लिखा आएगा? डॉट एक्स एल एस, डॉट एक्स एल एस एक्स या डॉट एक्स एल एस एम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉट एक्स एल एस एक्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो लेटेस्ट फाइल्स हैं उनमें यही फॉर्मेट किया जाता है सेव, जब किसी डेटा को सेव किया जाता है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन फॉर मैक्रो इनेबल्ड एक्सेल वर्कबुक्स। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर काम करते हैं तो हम मैक्रोज भी लगाते हैं, और अगर हम मैक्रो लगा रहे हैं तो मैक्रो इनेबल्ड फाइल को सेव करने के लिए कौन सा एक्सटेंशन यूज होता है? डॉट एक्स एल एस, डॉट एक्स एल एस एक्स, डॉट एक्स एल एस एम या डॉट एक्स एल टी एक्स। तो इन चारों में से कौन सा वो फंक्शन है जिसके थ्रू जिसे हम यूज करते हैं जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल को मैक्रो इनेबल्ड में सेव करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉट एक्स एल एस एम। तो इस जो भी आप एक्सेल की फाइल सेव करोगे मैक्रो इनेबल्ड, उसके पीछे यही वाला एक्सटेंशन अप्लाइड आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जहां लिखा हुआ है विच व्यू शोज हाउ अ वर्कशीट विल लुक व्हेन प्रिंटेड। तो ये कह रहा है कि इन चारों में से वो कौन सा फंक्शन है जो हमें बताता है कि जब हम किसी फाइल को प्रिंट करेंगे तो वो कैसी दिखेगी। क्या वो नॉर्मल व्यू है, या वो पेज लेआउट व्यू है, वेब लेआउट व्यू है या ड्राफ्ट व्यू है? इन चारों में इस फंक्शन में से वो कौन सा ऑप्शन है जो हमें ये शो करेगा कि जब हम किसी वर्कशीट को प्रिंट करेंगे तो वो कैसे शो होगी? नॉर्मल व्यू, पेज लेआउट व्यू, वेब लेआउट व्यू या ड्राफ्ट व्यू?
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पेज लेआउट व्यू। पेज लेआउट व्यू हमें शो करता है कि हम अपनी फाइल को जब प्रिंट करेंगे तो वो किस फॉर्मेट में हमें दिखेगी या किस तरह से हम लोगों को दिखेगी। ठीक है, तो अब जो हमारा सेकंड लास्ट ऑप्शन है वो है व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम कॉल्ड। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे होते हैं तो कुछ इस तरह से हमारी एक्सेल की फाइल होती है। अब इनके इंटरसेक्शन से बनने वाले इन बॉक्सेस को क्या कहा जाता है। ठीक है, ये बॉक्सेस बनते हैं अलग अलग टाइप्स के, इन्हें क्या कहा जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर। फील्ड कहा जाता है, सेल कहा जाता है, बॉक्स कहा जाता है, या डेटा पॉइंट कहा जाता है। इन चारों में से कौन सा फंक्शन यूज होता है या कौन सी चीज यूज होती है इस बॉक्स के नाम को डिफाइन करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेल, यानी बी वाला आंसर का करेक्ट आंसर होगा कि सेल को यूज किया जाता है इस बॉक्स के नेम को प्रोनाउंस करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की वीडियो के सबसे आखिरी क्वेश्चन की, जो कि है विच फीचर हाईलाइट्स सेल्स दैट मीट्स स्पेसिफिक क्राइटेरिया। ये कह रहा है कि ऐसा कौन सा फीचर है जो हमें हाईलाइट करने में मदद करता है जब हमारे जो स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होते हैं वो मिल जाते हैं, यानी मैच होती हैं। जब मैं कोई कंडीशन दे रहा हूँ तो मेरी कंडीशंस को जब मैच करेंगी, इन चारों में से कौन सा फंक्शन है जो मेरी कंडीशंस के अकॉर्डिंग डेटा को हाईलाइट करेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर, शॉर्ट या डेटा वैलिडेशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हमारे पास कोई रेंज है, उस रेंज में हमने कोई कुछ वैल्यू लिखी हुई है और हमने उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई करी हैं, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को हाईलाइट कौन सा फंक्शन करेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फिल्टर फंक्शन, शॉर्ट फंक्शन या डेटा वैलिडेशन। तो इसका हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर यूज होने वाला एक बहुत ही यूजफुल फीचर होता है, जिससे आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये पता कर सकते हो कि आपका कौन सा डेटा हाईलाइट करेगा जब आप किसी डेटा को एक स्पेसिफिक रेंज के अकॉर्डिंग एक कंडीशंस दोगे। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और अपना फीडबैक देने के लिए एक कमेंट जरूर करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं इस तरीके के और अमेजिंग टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।